ऑलराइट, सो फ्लिपकार्ट में एक जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू यूज़र स्क्रीन इनके ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली अपना साइज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। सो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर फुल एचडी पर देख रहे हैं तो बैनर हमारा वाइड है, ठीक है। बट अगर हम लोग मोबाइल मोड में आते हैं तो वही सेम बैनर जो होता है वो लिटिल बिट आपको स्क्वायरिश फॉर्म में नज़र आता है ना। तो यानी कि एक्स्ट्रा वाइड आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगर कुछ हमारा मैचेस अगर आ जाता है बैनर। तो यहाँ से हम लोग एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं या फिर राइट क्लिक करके आपने इसको बोलना है ओपन इन न्यू टैब। तो इमेज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और अगर हम लोग यही इमेज डेस्कटॉप मोड में देखते हैं, अच्छा मैंने डेस्कटॉप मोड आज अपडेट नहीं किया अपना, रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल F5, 1 2 आज दो ही में है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्होंने डेस्कटॉप के लिए इमेज बनाया हुआ है। तो एक प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर हम लोग एक ही इमेज के साथ किसी भी वेबसाइट के अंदर प्ले करते हैं, मान लीजिए कि अगर ये इमेज डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया है बट अगर मोबाइल यूज़र के पास ही जाएगा तो क्या होगा, स्क्रीन जब रिसाइज होगा तो मे बी आप यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सही से ना रीड कर पाए, है ना। बट अगर आपका इमेज मोबाइल के लिए डेडिकेटेड बनाया गया होगा तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इमेज अलग स्क्रीन पर आपको अलग अलग हिसाब से कैसे सेट करके दी जाती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पिक्चर एलिमेंट। चलिए डिस्कस करेंगे। The HTML picture element allows you to display different pictures for different devices or screen size. So जैसे कि आप यहाँ रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, दिस इज़ आवर लैपटॉप स्क्रीन, दिस इज़ आवर टैबलेट एंड दिस इज़ अ मोबाइल स्क्रीन। सो तीनों के ऊपर हम लोग एक अलग अलग ग्राफिक देख रहे हैं उसमें। तो लाइव पहले एक बार आते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने पर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आपको एक पिक्चर एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग इमेजेस अवेलेबल है अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से। तो चलिए, द HTML पिक्चर एलिमेंट गिव्स वेब डेवलपर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेसिफाइंग इमेज सोर्सेज। द पिक्चर एलिमेंट contains one or more source elements, each referring to different images through the src set attribute. This way the browser can choose the image the best fit the current view and or device. So each source element has a media attribute that defines when the image is the most suitable. तो आप यहाँ देखेंगे एक पिक्चर एलिमेंट, इस पिक्चर एलिमेंट में आप एक img टैग भी अपना नॉर्मल रखेंगे। आप अंदर भी रख सकते हैं और इसके बाहर भी रख सकते हैं, दोनों ही जगह पर एक्सेप्टेबल है। अब ये टैग किस लिए दिया गया है इसका पर्पस समझिए। हो सकता है कि आपका वेब पेज एक ऐसे विंडो पर यूज़ किया जा रहा है जो कि बहुत आउटडेटेड है, मे बी विंडो XP, मे बी विंडो 7 या विंडो 8, है ना। तो क्या होगा, तो अगर विंडो पुराना होगा तो ब्राउज़र भी पुराना होगा, क्योंकि हर OS की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक लेटेस्ट वर्जन अपने अंदर अपडेट कर सकता है ना। तो क्या होगा कि अगर आपका मॉडर्न वेब ब्राउज़र वहाँ नहीं मिलेगा तो उस केस में पिक्चर एलिमेंट आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पिक्चर एलिमेंट लेटेस्ट ब्राउज़र में वर्क करता है। सो उस केस में जब पिक्चर एलिमेंट मेरा नल और वाइड हो जाएगा तो मेरा img टैग जो है वो वर्क करेगा। ये है इसको लगाने का पर्पस। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने पिक्चर एलिमेंट में टैग यूज़ किया है विच इज़ सोर्स,
मीडिया, जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि अगर मिनिमम विड्थ स्क्रीन का होता है 650 पिक्सल्स तो इमेज कौन सा आना चाहिए, फूड का। अगर आपका विड्थ होता है 465 तो इमेज आना चाहिए कार का, अदरवाइज गर्ल। ठीक है, तो गर्ल का इमेज हमारा मॉडर्न में भी काम करेगा और जो हमारे आउटडेटेड वेब ब्राउज़र है वहाँ पर भी चलेगा। बट ये दोनों जो ग्राफिक्स आएंगे ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज़ पर ही आएंगे जब ये साइज़ मैच होगा। तो चलिए आउटपुट चेक करते हैं इसका। तो अभी हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, फूड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा है मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ 650 अगर है तो क्या आना चाहिए, फूड आना चाहिए। सो एक होता है मिनिमम विड्थ, एक होता है मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम अगर आपने लिख दिया तो यानी कि जब स्क्रीन 650 पिक्सल की होगी तब आएगी फूड की इमेज, बट मिनिमम लिखते हैं तो अपोजिट चलता है। ठीक है, तो मिनिमम अगर लिखोगे तो अपर साइज़ के लिए ट्रिगर करेगा, अगर मैक्स लिखेंगे तो लोअर साइज़ के लिए ट्रिगर करेगा। तो हाँ उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। तो जैसे क्या देख रहे हैं लोग, मिनिमम विड्थ अगर 650 है तो क्या होगा, आपका इमेज फूड का आएगा। अगर 465 होगा तो कौन सा इमेज होगा, कार का होगा। तो चलो रिसाइज करके देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र को, तो कौन सा आया, कार का इमेज आ गया। इसको खींचिए इस तरह से, तो कौन सा इमेज है, फूड का। तो आपके इन दो साइज़ के ऊपर ये इमेज आपको डिस्प्ले हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन जैसे ही चेंज हो तो यूज़र के लिए एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, तो वहाँ पर ग्राफिक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो इस अप्रोच का यूज़ करना है, क्योंकि इमेज टैग अपने अंदर एक ही इमेज को कंटेन करता है और पिक्चर एलिमेंट अपने अंदर मल्टीपल इमेज सोर्सेज को कंटेन करता है। तो इसी टेक्निक का फ़ायदा उठाता है फ्लिपकार्ट, जिसकी हेल्प से वो आपको अलग अलग साइज़ के ऊपर अलग अलग इमेज डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये आज इनका अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था इनका कि मोबाइल के लिए भी आ रहा था और डेस्कटॉप के लिए भी इनका ग्राफिक अवेलेबल था। तो क्या होता है इस केस में कि जैसे ही आपका, अगर मैं राइट क्लिक कर लूँ यहाँ से, सो एक्सपेंड करेंगे हम लोग पिक्चर टैग को यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स टैग अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल में अवेलेबल है। इसके बाद SRC सेट को हम लोग नोटिस करेंगे इसके अंदर। तो आप सोर्स सेट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज का लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो 1x मतलब 100%, 2x मतलब डबल, यानी कि जो 100% पर हम लोग इमेज देख रहे हैं इसका डबल साइज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए ट्राई करेंगे। अभी जो ऊपर दोनों इमेज स्क्रॉल हो रही है, दोनों में से कोई भी इमेज हो सकती है। तो चलिए यहाँ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेज आ गई। अब इसी का हम लोग लार्जर साइज देखते हैं। दिखाई दे रहा है, तो ये इमेज फ्लिपकार्ट ने 4K डिस्प्ले के लिए भी बना के रखा हुआ है और फुल HD डिस्प्ले के लिए बना के रखा हुआ है। इसके अलावा ठीक है, और देखते हैं क्या और कोई छोटी इमेज इन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस की है कि नहीं। क्वालिटी 80 119, इन्होंने देखो यहाँ पर लिख के भी डाला है कि अगर मिनिमम विड्थ 1192 है तो आपकी ये इमेज चलेगी। अगर आपका टैबलेट मोड है, ठीक है, तब आपका ये वाली ग्राफिक काम करेगी। और एक आपका इन्होंने डिफ़ॉल्ट लोडिंग वाला इमेज अपना अलग से रखा हुआ ही है। ठीक है, तो इन्होंने मोबाइल का इसको बनाया नहीं, इसलिए मोबाइल का आने, नहीं तो तीनों इमेज मैं आपको इसमें दिखा देता, नो प्रॉब्लम। तो ये पिक्चर सेट का कमाल होता है, मतलब पिक्चर टैग का कमाल है कि जिससे आप एक ही जगह पर इमेज को अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग रेंडर करा सकते हो। ठीक है, हाँ देखो क्या होता है ना कि मार्केट में हमें ये पहले देखना होगा मेजॉरिटी में कि स्क्रीन सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि ये होता है फुल HD मॉनिटर 1920, लेकिन आज की डेट में जैसे हमारे सेल फोन के अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले आ गए, वैसे मार्केट में स्क्रीन में जो फुल HD प्लस अवेलेबल है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि फुल HD के लिए तो ग्राफिक बनाना ही है, मोबाइल के लिए हमें अलग से ग्राफिक बनाना है, क्योंकि फुल HD का जो ग्राफिक हो वाइड होगा, और मोबाइल जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। तो क्या होगा, वो कंटेंट बहुत ज़्यादा स्केल डाउन हो जाएगा जिससे आप पढ़ नहीं पाओगे।
तो उस केस में आपको मोबाइल का अलग ग्राफिक प्रोड्यूस करना होता है, जो कि फ्लिपकार्ट अलग से बनाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अगर इन दोनों ग्राफिक को छोड़ के अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने मोबाइल सॉरी मोबाइल के लिए इन्होंने अलग से ग्राफिक रखा हुआ है। यहाँ पर राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस तरह से। इसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं यहाँ से, ये चीज़। तो मोबाइल पर जब जाएगा तो लेफ्ट राइट में मुझे मार्जिन भी चाहिए, अगर बिल्कुल एच टू एच पर बहुत अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और प्लस आपका बीच में कंटेंट बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तब देखो जैसे अगर हम लोग मोबाइल मोड यहाँ से ऑन कर लें इसका, तो देखो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है ना मोबाइल के अंदर, ये चीज़। दोबारा पूछो। गुड क्वेश्चन। देखो आपने मान लो अपना इमेज अलग अलग विड्थ का बना लिया, ब्राउज़र कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे कौन सा इमेज दिखाना है? तो यानी कि मैं जिस इमेज को यहाँ पर प्लान करूँगा उसके साथ में ये बताऊँगा कि अगर स्क्रीन का विड्थ इतना होता है तब आपको इसको डिस्प्ले करना है, ना कि रेस्ट जो आपके पास इमेजेस है। तो यानी कि पिक्चर एलिमेंट में हम मल्टीपल इमेज, यानी कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, ऐसा समझो हमने 3 इमेज बनाए। 3 इमेज बनाने के बाद तीनों की अपनी एक विड्थ होती है। तो हमने यहाँ पर बताया कि अगर 465 की विड्थ होती है तो कार की इमेज आ जाए, उससे ऊपर की विड्थ होती है तो ये आ जाए, अगर 768 होता है तो कोई डिफरेंट इमेज आ जाए, 1920 होता है तो ये इमेज आ जाए। तो ये ब्राउज़र को बता रहा है कि भाई किस साइज़ पर कौन सा इमेज आपने रेंडर करना है। अगर ये नहीं बताओगे तो फिर तो आपकी सारी इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगी वन गो में। तो इसलिए ये यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऑलवेज स्पेसिफाई एन IMG एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ पिक्चर एलिमेंट। The IMG element is used by browser that do not support the picture element or if none of the source tag match। मान लो कि आपने जो विड्थ यहाँ लिखी हुई है, एक एंड यूज़र ऐसा आता है कि जिसका स्क्रीन का विड्थ इसमें मैच ही नहीं करता, तो वहाँ पर कुछ तो दिखाओगे ना, स्क्रीन अगर ब्लैंक जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो ये उस केस में भी काम करेगा, या फिर उस केस में कि इस जो आपका वेब ब्राउज़र वो आउटडेटेड है, जो पिक्चर टैग को रेंडर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, विंडो 7 या विंडो XP अगर कोई चला रहा है तो उसके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होगा, 11 पर ये काम नहीं करता। ठीक है, आज की डेट में मेजॉरिटी पीपल जो यूज़ करें विंडो 10 और 11 चला रहे हैं। 11 का यूज़र ज़्यादा है, 10 का यूज़र कम हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2025 मिड में माइक्रोसॉफ्ट का अनाउंसमेंट आ चुका है ऑलरेडी। उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है कि भाई 2025 में हम विंडो 10 को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अब आपको 11 पर आना ही होगा। ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न ये भी है, आप विंडो खरीद के तो चलाते नहीं हो, है ना, विंडो फ्री होती है, तो जब फ्री है तो फिर आपको इतना तो मानना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपने पैसे पे किए होते विंडो 10 के तो बात अलग होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं 10 वाले को 11 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देते हैं अगर आप पे करके भी आते हो तो। ठीक है, क्योंकि नई जो सिक्योरिटी है वो नए वर्जन पर काम करती है। आज अगर आप कोई पुरानी विंडो चला रहे हैं तो आपकी विंडो को बहुत ईजिली स्कैमर्स हैक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिक्योर रहें, सेफ़ रहें, तो उसकी कंडीशन में आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नए अपडेट में नए बग फिक्सेस आते हैं, नए सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, तो देखना विंडो के अपडेट आते हैं टाइम टू टाइम, हमें बड़े अनोइंग इरिटेटिंग लगते हैं। वो 2-3 बार टाइम आपका कंज्यूम करते हैं, पहले चलेगा 10-20%, फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू होगा, वो प्रोसेस चलता रहता है 4-5 मिनट तक। कई बार बड़ा पैच वो आता है तो बात अलग है। इस तरह से खोल दो उसको तब निकलेंगे। चलिए
नेक्स्ट, व्हेन टू यूज़ द पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम लोग कि पिक्चर एलिमेंट को कब आपने इस्तेमाल करना है। सो देयर आर टू मेन पर्पजेज फॉर पिक्चर एलिमेंट। फर्स्ट क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में भी आपने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो उसमें एक बैंडविड्थ होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप नेट से डाउनलोड करते हो बैंडविड्थ जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। आज के मॉडर्न उसमें अगर आप देखोगे नेट जो है 1 Gbps 400 Mbps नॉर्मल है। 400 Mbps घरों में लोग चला रहे हैं। जैसे एक्साइटल है तो 400 Mbps बड़ा ही रीजनेबल रेट में आता है। 7-8 हज़ार रुपये का रिचार्ज का पूरे साल के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो क्या होता है कि आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो क्या कहते हैं कि भाई डाउनलोड मत करो, लाइव देख लो, स्ट्रीम कर लो, है ना। स्ट्रीम करने में क्या फ़ायदा होता है कि भाई आपका जो डेटा होता है पैकेट्स में लोड होता है और उसकी हेल्प से क्या होता है आपका भी काम चल रहा है और दूसरे का भी काम चल रहा है। बट जब नेट से कुछ खींचते हो, डाउनलोड करते हो, तो बैंडविड्थ वेस्ट हो जाती है। तो डाउनलोडिंग के लिए इंटरनेट ये कहता है कि मत करो उसको डाउनलोड, मजबूरी है, बहुत रेयर है तब। बट हमें से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं बीच में बफरिंग आ जाती है तो पहले डाउनलोड करेंगे फिर देखेंगे। वेस्ट ना होने दिया तो उसके लिए स्ट्रीम करो ऑनलाइन ही। वही मैं बता रहा हूँ। देखो, बैंडविड्थ क्या होती है, जैसे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं से प्रोड्यूस होती है, बनाई जाती है। मे बी वो आपके डैम के थ्रू, मे बी वो कोल के थ्रू, मे बी वो न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू। अब आप घर में चाहे 10 AC चला लो, 1 AC चला लो, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर रहे हैं ना। हमें लगता है हम तो अभी बिल पे कर रहे हैं, बट आप औरों का भी तो नुकसान कर रहे हो उसके साथ। अननेसेसरी अगर आप कंज्यूम करोगे तो मान लो कि एक ग्रिड जो है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी थ्रो करता है, फिर वो वहाँ पर जाकर ड्रॉप हो जाएगा, वहाँ पर वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। फिजिक्स के फॉर्म में अगर हम लोग उसको समझें कि भाई करंट को अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराओगे, ठीक है, तो वो ए पॉइंट से जी पॉइंट पर पहुंचने में ड्रॉप होगा ही होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा समझो ऐसा कि जैसे एग्जांपल समझो कि हमें ये लगता है जब हम लोग छोटे होते हैं भी पानी के अंदर करंट बहुत तेज़ फ्लो होता है, तो क्या मैं समुद्र में तार डाल दूँ बिजली का, पूरे समुद्र में करंट आ जाएगा? नहीं आएगा, वो एक जगह पर जाकर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर आप किसी बॉल को एयर में थ्रो करोगे स्पेस में तो जाएगी नहीं, जितना आपका फोर्स होगा वहाँ तक जाएगी। जैसे F=0 होगा वो ड्रॉप हो जाएगी, वहाँ से नीचे आने स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से बैंडविड्थ जो होता है ये क्या है, इंटरनेट जिन्होंने बनाया, इंटरनेट किसने बनाया, यूएस ने बनाया। अमेरिका से चलता है इंटरनेट जो इंडिया तक आता है। ठीक है, अगर अमेरिका ने इंटरनेट बंद कर दिया पूरी दुनिया बंद, क्योंकि आज की डेट में आप इंटरनेट के ऊपर ही अवेलेबल हो। ठीक है, तो नेट जहाँ से रन किया जाता है, तो यानी कि अगर आप स्पीड कंज्यूम कर रहे हो और उसको वेस्ट कर रहे हो, तो यानी कि आपने इंडिया में उतना लॉस कर दिया। 10 GB आपने मान लो 50 GB कोई गेम डाउनलोड किया, ठीक है, अलग बात है, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? ठीक है, क्या कोई चीज़ ऐसी कि जिसको बिना डाउनलोड किए हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो अगर आप छोड़ देते तो आपका मान लो एक्साइटल का कनेक्शन है, एक्साइटल के पास जो नेट आ रहा है वो किसी और के काम आ जाएगा आगे। ये चीज़ होती है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या गिव एंड टेक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी वेबसाइट में खरीद लेते हो स्पेस कि भाई मेरे को एक XYZ वेबसाइट रन करना है। अब आपकी वेबसाइट पर डाउनलोडिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे सर्वर होते हैं जो लिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं कि भाई 1 TB का बैंडविड्थ दे दिया हमने। अब आपको कि बैंडविड्थ क्या है, स्टोरेज तो मेरे पास उन्होंने कम दिया लेकिन बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 TB जिस दिन डाउनलोड पूरा हो गया आपके सर्वर से, आपकी वेबसाइट का चाहे भले से सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है वो ख़त्म हो गई, आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी फिर, क्योंकि आपने अपना कोटा पूरा ख़त्म कर दिया। अगर वो अनलिमिटेड देने लग जाए फिर लोग वेस्ट करेंगे उस चीज़ को, स्ट्रीम करेंगे, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म बना लेंगे और चलाएंगे उसको बैठ के। तो ये डिफरेंस आता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, इफ़ यू हैव ए स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल। भाई हम सब लोग एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं जब सेल फ़ोन खरीदने जाते हैं, और वो क्या है भाई 100 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है 100 मेगापिक्सल कैमरा डाल दो, 10-20 GB रैम डाल दो, एक अच्छा प्रोसेसर लगा दो, बस एक बंदा दूसरे बंदे से ये देखे इससे ज़्यादा वाला लेके आना, मुझे 120 वाट का चार्जर दे दो। अच्छा, एक्चुअल में हमें इतने वाट के चार्जर की या इतने स्टोरेज की या इस सब चीज़ों की हमें नीड है नहीं है। क्योंकि देखो सेलफोन चाहे कितना भी अल्ट्रा HD ले लो, डिस्प्ले तो यही होगा ना, थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है,
इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो हैंडी नहीं होगा। बात तो होगी ये कि साइज़ तो यही रहेगा सेलफोन का, 6.7 इंचज़ का जो हमारा डिस्प्ले साइज़ होता है। अब इस डिस्प्ले साइज़ में आप कितनी बड़ी फ़ोटो देख सकते हो। आप कभी ऐसा तो है नहीं कि बहुत जूम करके फ़ोटो देखोगे, क्योंकि अगर जूम करके देखो तो बाकी एरिया नहीं दिखाई देगा। तो आप तो वही चाहोगे ना कि पूरी स्क्रीन पर मुझे डेटा कंपोज होकर दिखाई दे। तो यानी कि इस स्क्रीन को फिल करने के लिए 1 मेगापिक्सल इज़ मोर देन इनफ, बट हम लेके आ रहे हैं 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। इसका फ़ायदा क्या है, समझ रहे हो। तो 1 मेगापिक्सल बहुत होता है। 100 मेगापिक्सल का मतलब ये हो कि आपने अपने फ़ोन में इस दीवार के साइज़ की इमेज फ़ोटो खींच कर रखी हुई है। क्या फ़ायदा, कहाँ प्रिंट करोगे, कहाँ लगाओगे, सोशल मीडिया पर डालोगे फिर भी वो उतनी सी दिखाई देगी। तो इसका फ़ायदा क्या है। तो मेगापिक्सल जो होता है वो ये काम करता है कितना एनलार्ज आपका इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, बट हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए सेल फोन में जब आप लोग सेटिंग में जाते हो तो आपको कंट्रोल दिया जाता है कि भाई जब वीडियो शूट कर रहे हो तो फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी या आपको एचडी किस में शूट करनी है। प्लस आपको दिया जाता है एफपीएस कंट्रोल, 30 एफपीएस, 60 एफपीएस, 120 एफपीएस। जितने ज़्यादा एफपीएस होंगे वीडियो उतना स्मूथ होगा, है ना। इसके अलावा इमेज के अंदर भी आपको साइज़ दिया था 1:1, 16:9, अलग अलग रेशियो होते हैं ना। तो भाई अगर मान लो आपको प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग जब किसी का प्रोफाइल फ़ोटो देखने जाते हो तो वो क्या होता है, बीच में फ़ोटो थी पीछे ब्लर होता है। उसका फ़ायदा क्या है, क्यों, तुम्हें फ़ोटो खींचना ही नहीं आता। क्योंकि भाई उसके अंदर 1:1 जो दिया जाता है कैमरा के अंदर फ़ोटो खींचते वक्त, वो इसीलिए होता है कि आप प्रोफाइल पिक्चर इजीली बना पाओ। बट हम कभी उसका यूज़ ही नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी गलत हाथों में है ना। समझदार लोगों के पास है नहीं, गधे घोड़े आज की डेट में सब एक जैसे। जैसे अगेन यहाँ पर हमारे पास अगर ये कैमरा है तो ये पूरी पोर्ट्रेट फ़ोटो खींच रहा है। कहाँ लगा सकते हो उस फोटो को, कहीं नहीं, किसी काम की नहीं है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर जाएं और हमारे पास इसके अंदर कंट्रोल मिल जाए एक्सपेक्ट रेशियो, और मैंने बोला 1:1। अब आप इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी लगाइए, आपकी फ़ोटो ना तो आपको रिसाइज करनी पड़ेगी ना ही क्रॉप करनी पड़ेगी, और एकदम पिक्सल परफेक्ट आएगी। अब बाकी लोग क्या करते हैं, पहले अपनी फ़ोटो नॉर्मल रखेंगे, फिर उसके नीचे एक ब्लर फोटो रखेंगे, फिर जाके वो फिट करते हैं उसको। क्यों कर रहे हो ये जुगाड़बाज, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। फिर तो यानी मुझे कैमरा ही नहीं इस्तेमाल करना आता और मैंने ले लिया, है ना। तो 1 मेगापिक्सल बहुत होता है। किससे फ़ोटो छोटा दिखता है, कौन साले से, 1:1 से फ़ोटो छोटा दिखता है। प्रोफाइल फ़ोटो किसी का भी खोल के देखो कितना दिखता है। तो मैंने इसी के लिए बोला, मैंने ये नहीं बोला कि आप फोटोग्राफी करो। मेरा पॉइंट ही वही है कि अगर हम प्रोफाइल फ़ोटो कैप्चर करने जा रहे हैं, अब उसमें आपके आलतू फालतू का एरिया आ रहा है, ऊपर का नीचे का, मुझे वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो क्या फ़ायदा। तो जैसे होता है ना कई बार कि मान लो किसी प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई करने जा रहे हो, वो आपसे कहते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालो, तो 1:1 डाल दो उठा के वहाँ पर। फिर नहीं तो आप क्रॉप करोगे, क्रॉप आप करोगे, आप रैंडम करोगे, आपको साइज़ तो पता ही नहीं कि कितना डालना है, फिर गड़बड़ कर लोगे उसके अंदर। सो कैमरा को समझो, क्योंकि कैमरा अगेन अपना आप एक बहुत बड़ा कोर्स है। हर बंदा कैमरामैन नहीं बन सकता, हर बंदा वीडियोग्राफर नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि किस एंगल पर करोगे तो क्या बनेगा। तो कोर्स आता है ना सिनेमेटोग्राफर, वीडियोग्राफर, तो आसान थोड़ी ना है कि हर बंदा डायरेक्टर बन जाए जाके, क्योंकि डायरेक्टर ही कैमरामैन को बताता भाई शॉट किस एंगल में लेना है जिससे उसका वैल्यू बढ़ जाए। तो देखते ना मूवीज़ वगैरह के अंदर जब हम लोग देखते हैं, जब किसी बड़े से बंदे की एंट्री दिखाई जाती है तो कैमरा फेस से स्टार्ट नहीं होता, कैमरा पैरों से स्टार्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि तभी उसका एक पर्सनैलिटी निकल के आएगा लोअर एंगल से, है ना। जैसे किसी भी शॉट में आप देखो कोई पर्सन है जो एंटर हो रहा है रूम के अंदर, तो कैमरा पैरों से शुरू करके उसके फेस तक एलिवेट किया जाता है। तो एक प्रिंसिपल है कि भाई कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई होता है। ये नहीं कि भाई कुछ भी। अब जैसे मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है जो आपने पहले कहा था 9XM एक चैनल आता था। 9XM में एक वो आते थे 2 कैरेक्टर, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। हाँ हाँ, तो काफ़ी अच्छी उनके बड़े छोटे करके उन्हें कुछ था उनका ऐसा कुछ। तो उनका जो पूरा स्क्रिप्ट होता था वो मेरे फ्रेंड था जो वहाँ बॉम्बे में उसका लिखता था, और प्लस वो वीडियोग्राफर भी था साइड बाई साइड। वो वीजे कैमरा से वो फ़ोटो खींच के डालता था जिसके ऊपर उसका अवार्ड तक मिले हुए। जो आज के भी लोग मेगापिक्सल चलाते हैं ना, वो उस ज़माने में नोकिया के फ़ोन नहीं आते छोटे छोटे, उसमें वीजे कैमरा होता था। तो वीजे कैमरा भी इज़ मोर देन इनफ।
तो आप बस ये ध्यान रखिए कि इस कैमरा के अंदर मेगापिक्सल सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है भाई, उन्हें अलग अलग साइज पे प्रिंट करना होता है ना। आपको तो प्रिंट करना नहीं, तो कैमरा के वॉर में जाओ ही मत तुम्हें कुछ नहीं करना। तो आराम से कोई भी एक नॉर्मल उसका ले लो, स्टोरेज पे ज़्यादा फोकस करो। किसने बोला? सुना है ना, किससे सुना? ऐसा नहीं होता, यही तो मिथ, हम कहीं से कुछ भी सुन लेते हैं। अब मुझे बताओ पहले के टाइम में जो पिक्चर्स बनी, क्या उनमें क्वालिटी नहीं होती थी? होती थी, जबकि तो कैमरा तो मेगापिक्सल में तब था ही नहीं। तब तो नॉर्मल कैमरा, तो रील वाले कैमरा होते थे। रील वाले कैमरा में तो ये फ्रीडम था हमारे पास कि फ़ोटो चाहे इतना सा कर लो, चाहे भाई साहब तुम पूरा मॉल ढक दो उससे, इतना बड़ा कर लो, बिल्कुल भी नहीं फटती थी। डिजिटल के अंदर आके हम लिमिटेशन में फंस गए कि आप कितना बड़ा कर सकते हो फ़ोटो को, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला सिस्टम चलता था ना, रील वाला सिस्टम, उसमें कितना ही बड़ा प्रोसेस कर लो, दैट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं थी। फोटोग्राफर जाकर बोलो भाई मुझे इतना एनलार्ज करना, वो कर देता था 2 मिनट में। आज की डेट में आप इस वॉर में फंस के ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक एरिया को प्रोड्यूस करने के लिए पिक्सल्स इन्वॉल्व होता है। कि भाई जैसे जब भी हम लोग सेलफोन से कोई फ़ोटो खींचते हैं, वो 72 ppi पर आती है, पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच में 72 पिक्सल्स होंगे। इसको बोलते हैं डिजिटल इमेज। और जो हमारी प्रीवियस टाइप की जो हमारी इमेज होती थी, जो रील बेस्ड जनरेट होती थी, उसमें ये सिस्टम नहीं होता, उसमें पिक्सल्स नहीं होते थे, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो ये मैथमेटिकली जनरेट होती है, वो बिना किसी मैथ के जनरेट होती थी, क्योंकि आपने रील के ऊपर क्या करा, एक लाइट को पास किया और वो इमेज बन जाती थी, बस उससे बनाते जाओ अपनी कितनी बड़ी इमेज। तो देखा जाए आज भी जो बहुत पुराना जो कंटेंट होता है, जिसको रिस्टोर करना होता है, उसके लिए डिजिटल कैमरा काम नहीं आते, वही नॉर्मल कैमरा ही चलते हैं अभी। तुम्हारे आंसर का जवाब देते हैं। जो आपने बोला ना कि भाई जो नंबर ऑफ मेगापिक्सल ज़्यादा होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगी। कौन सा सेलफोन यूज़ कर रहे हो आप? कोई भी एक फ़ोटो रैंडम इस कमरे में कैप्चर करो और उसकी डिटेल में जाओ, ठीक है। कर लो एक फ़ोटो ऐसे नॉर्मल क्लिक कर लो, कुछ भी, उसके डिटेल में जाइए इन्फॉर्मेशन के अंदर। आपने कोई वायर हिला दिया मेरा, कोई वायर से टच हुए क्या आप? हाँ तो कुछ टच हुआ था वो ध्यान देना, हिला नहीं। अब जाइए उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर जो आपने फ़ोटो कैप्चर की। कंप्यूटर हैंग हो रहा है।